एहसान साहब आपको ऐड करना चाहूंगी एज अ ऑपोजिशन, और जाहिर है अवामी नुमाइंदे होने की हैसियत से अवाम में जाते हैं, क्या फीडबैक है और एज अ ऑपोजिशन पीटीआई की हुकूमत को क्या समझते हैं कि मिसाली है और अवाम मुतमईन है? देखें, पहले तो जितना टाइम आपने मेरी बहन को दिया आपने मुझे भी देना है। देखिए, राइट। सबसे पहले तो मेरी बहन ने बिल्कुल सच कहा कि ये भारी पड़े पिछली हुकूमतों के कंपैरिजन में अवाम की कमर पे ये बहुत भारी पड़े, अवाम की जेब पे ये बहुत भारी पड़े। मिसाल के तौर पे अगर इफरात ज़र की हम बात कर लें, जो कि पीएमएलएन के दौर में 5% एवरेज से नीचे रहा 5 साल के अंदर, अब वो डबल डिजिट के अंदर है। यानी कि महंगाई, इन्फ्लेशन जो है, वो चाहे खाने पीने की अशिया की हो, चाहे वो अद्वियात की हो, वो 500% बढ़ गई है। और लोग अब इमरजेंसी की दवाइयां खरीदने जोगे नहीं रह गए। लोग जो है अपना जो कैंसर के मरीज है वो कैंसर की दवाइयां नहीं अफोर्ड कर सकते, जो डायबिटीज की थे वो डायबिटीज की दवाइयां नहीं अफोर्ड कर सकते। तो महंगाई का तो ये हाल है। अब आप गुर्बत पे आ जाए, क्या गुर्बत 3 सालों में कम हुई है या बढ़ी है? तो गुर्बत में आपको मुख्तलिफ जो इकोनॉमिस्ट हैं वो आपको यही बताते हैं कि गुर्बत बेइंतहाशा पाकिस्तान में बढ़ गई है। जो मिडिल क्लास थी वो स्क्वीज हो गई है, वो कम हो गई है। तो ये मिडिल क्लास ही होती है जो मीशत चलाती है, जो कि इन्होंने खत्म कर दी। इसी तरह आप अनएम्प्लॉयमेंट पे आ जाएं, जिन्होंने 1 करोड़ नौकरी का वादा करके इलेक्शन लड़के ये आए, वो भी जाली इलेक्शन, लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो दुगनी हो चुकी है। तो ये तो अवामी जो इनके परफॉर्मेंस है ये हो गई। अब आप पर कैपिटा इनकम में आ जाएं, जो कि $1600 पे हम छोड़ के गए थे पर बंदा, वो गिर के $1400 पे आ गई है। यानी कि हमारी इंटरनेशनली पर कैपिटा इनकम भी कम हो गई है। जो जीडीपी की बात कर लें, जिसको कहते हैं कि मईशत का पूरा हुजम कितना था, वो $315 अरब पे हम छोड़ के गए थे। 3 साल बाद वो $300 अरब पे खड़ा है। तो मुझे बता दें इन्होंने क्या तरक्की दी है। कर्जे पे आ जाए तो हमने जो कर्जा 5 सालों में लिया वो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 2.5 साल में ही पूरा कर लिया, और 3 सालों के मुकम्मल होने के बाद तो 1.5 गुना कर्जा इन्होंने जो हमारी हुकूमत ने लिया वो उससे 1.5 गुना ज्यादा इन्होंने कर्जा ले लिया। और आपको याद रहे कि जब नून लीग हुकूमत में आई थी तो 2200 बम फट रहा था। जब नून लीग हुकूमत में आई थी तो 16 घंटे की लोड शेडिंग थी। हमें कोई प्लेट में हुकूमत नहीं मिल गई थी जिसमें सब अच्छा था। हमें बहुत बड़े राइट। और फिर करप्शन इंडेक्स में भी अगर आप देखें उस रैंकिंग में भी 2018 में हम 117 पर थे और 2021 में हम 124 पर आ गए हैं। तो राना एहसान साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि रिफॉर्म्स में हर्डल पीएमएलएन रही है एज अ ऑपोजिशन? एहतसाब का निजाम मजबूत नहीं हो सका जी। ये नेशनल असेंबली का सेशन नहीं अच्छे तरीके से चला पाती, क्योंकि इतना इनमें बुग़्ज़ ऑपोजिशन है या ऑपोजिशन को रोकने का इनको शौक है कि जब हम इनकी तनकीद करते हैं तो ये हमें गाली गलोच पे उतर आते हैं और नेशनल असेंबली का सेशन जो है वो चल नहीं पाता। तो 10 साल हमने नेशनल असेंबली चला के दिखाई, 2008 से। राना साहब ये तो ना कहे, नवाज शरीफ साहब भी नहीं आते थे, वो भी कहते थे कि मैं पार्लियामेंट में आकर क्या करूंगा। इमरान खान साहब भी यही कहते। नहीं, देखें, हमने शुरू में पार्लियामेंट में चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की, इन्होंने कोई नहीं सुनी। फिर कोरोना पे जब पार्लियामानी कमेटी के अंदर जो है वो इमरान खान ने अपना खिताब किया और वो सारी ऑपोजिशन को सुने बगैर आगे चले गए, तो इनका मौकफ ही ये नहीं रहा कि ऑपोजिशन की बात सुनी जाए। अभी इलेक्शन रिफॉर्म्स पे आप देख लें, हमने अपनी 100 बारी तजावीज दी कि भाई आप ईसीपी को शामिल गुफ्तगू करें, सारी पार्टियां वहां जाएं और फिर हम आगे मामला लेके चले। लेकिन ये सिर्फ अपना एजेंडा बुलडोज करना चाहते हैं, ऑपोजिशन की आवाज नहीं सुनना चाहते। आपने एहतसाब की बात की तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एहतसाब की तो इन्होंने धज्जियां उड़ा दी। बशीर मेमन साहब, DG FIA, उनकी सारों ने, पूरी कौम ने बयान सुने कि किस तरह तरीके से ये FIA को एक हथियार, एक आला की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे ऑपोजिशन के खिलाफ, जो आज ये कर रहे हैं। नैब के ऊपर जस्टिस बाकिर की जो 84 पेजेस की रिपोर्ट है वो कहती है कि इन्होंने नैब को भी एक आला बना लिया ऑपोजिशन को रोकने के लिए। एहतसाब सिर्फ एक साइड के लिए किया जा रहा है। यहाँ 15 किलो हीरोइन डल जाती है हमारे ऑपोजिशन के रहनुमा और लीडर्स के ऊपर, और अभी तक केस स्टार्ट नहीं हुआ। वो बंदे ने 1 साल जेल भी काट दी। इसी तरह इन्होंने एक PMLN के लीडर को जेल में डाला।
और एक एक को बेल हुई, और बेल के जितने नताइज हैं उसमें मुख्तलिफ जस्टिसेस, मुख्तलिफ कोर्ट के जो जस्टिसेस हैं वो ये लिखते हैं कि केस में कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन राणा साहब ये बताइए ना, ये बताइए जी राणा साहब ये बताइए कि देखिए अगर एहतसाब का निजाम मजबूत होता है तो इसकी बेनिफिशियरी पीएमएलएन भी तो होगी। 120 अरब रुपए में किया वो ये भूल गए, उधर कुछ नहीं मिला। जो 30 अरब की जो मेट्रो है वहां ये इन्होंने केस खोल दिए, वहां ये ऑपोजिशन को रगड़ है। अपना जो बिलियन सुनामी है, जो करप्शन की सुनामी थी, उसका कोई ऑडिट नहीं कराया, उसके ऊपर कोई नैब नहीं आई। अपनी चीनी में जो चोरी की, अपने पानी भी नहीं पड़ने दिया कि हुकूमत ने किसने एक्सपोर्ट की इजाजत दी, किसने सब्सिडी दी। सारा मुद्दा इन्होंने जो है वो शुगर माफिया पे डाल दिया और खुद कोई अपनी जो अकाउंटेबिलिटी नहीं की। इसी तरह आटा चोरी, अद्वियात में चोरी हुई। यहाँ करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बता रही है कि करप्शन बढ़ गई है कि वो हमें ऑपोजिशन को बार बार कह रही है कि आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें और हम इनकार कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा। हमने तो बेइंतहाशा दफा कहा है कि हम चाहते हैं कि ईसीपी को शामिल गुफ्तगू किया जाए, सारी जमातें उसके साथ बैठे, आपस में मुशावरत हो और वहां से जो रिकमेंडेशन मिलती हैं, निकलती हैं, जिसके ऊपर सब रजामंद हो, उसके ऊपर आप लेजिस्लेशन कर लें। ये क्या डिमांड जो ऑपोजिशन कर रही है, क्या ये काबिल कबूल नहीं है? काबिल कबूल है, लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि पीटीआई अपने एजेंडे पे चलना चाहती है। वो ना जू की तू होना चाहती है। वो कहती है जो हम कह रहे हैं वो ठीक है, इसको मानो, इसको कबूल करो। क्या ऐसे मुशावरत होती है? क्या ऐसे कंसेंसस बिल्डिंग की जाती है? और फिर टीवी पर ड्रामा करते हैं कि हमने तो दावत दी है, ये आते नहीं है। तो असल हकायक ये है कि ये ऑपोजिशन की किसी बात के ऊपर बैठना ही नहीं चाहती।